इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं। हम बात करेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत को जोड़ने वाले एक बेहद अहम पुल की, पुष्यभूति राजवंश और उसके सबसे मशहूर शासक हर्षवर्धन की। ये वो समय था जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ऐतिहासिक सफर में गोता लगाते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे एक किशोर राजा का उदय, फिर उनके उत्तरी साम्राज्य का निर्माण, उसके बाद सामंतवाद के बीज कैसे बोए गए, फिर उस दौर का स्वर्णिम सांस्कृतिक युग और आखिर में इस साम्राज्य का अचानक पतन और उसकी विरासत। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक किशोर राजा का उदय और गुप्त साम्राज्य के बाद का खंडित उत्तर। देखिए, इस कहानी की शुरुआत एक भारी उथल-पुथल से होती है। महान गुप्त साम्राज्य के बिखरने के बाद उत्तर भारत पूरी तरह से टुकड़ों में बंट चुका था। अलग अलग क्षेत्रीय ताकतें आपस में लड़ रही थीं। इस बिखरे हुए उत्तर भारत को एक ऐसे लीडर की सख्त जरूरत थी जो सबको फिर से एक कर सके। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। साल था 606 ईस्वी और हर्षवर्धन को जब राजगद्दी सौंपी गई तब उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल थी। जी हां, 16 साल। इतने भयानक पारिवारिक संकट और राजनीतिक उठापटक के बीच एक इतने बड़े साम्राज्य का भार उठाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जरा इन घटनाओं की रफ्तार तो देखिए। हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन की मौत होती है। उनके तुरंत बाद बड़े भाई राज्यवर्धन का दुश्मनों के हाथों कत्ल हो जाता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उनकी बहन राज्यश्री को अपनी जान बचाने के लिए विंध्य के घने जंगलों में भागना पड़ता है। ऐसे मुश्किल वक्त में 16 साल के हर्ष ने न सिर्फ सत्ता संभाली बल्कि एक बेहद साहसिक अभियान चलाकर अपनी बहन को भी खोज निकाला। इसी कदम ने उन्हें एक सच्चे और शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित कर दिया। भाग 2, उत्तरी साम्राज्य का निर्माण। थानेसर से कन्नौज तक पारिवारिक संकट से बाहर निकलते ही इस युवा राजा ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना और उन्हें आक्रामक रूप से फैलाना शुरू कर दिया। उनका सबसे पहला और बड़ा रणनीतिक कदम क्या था? अपनी राजधानी को थानेसर से उठाकर कन्नौज ले जाना। इस एक कदम ने कन्नौज को उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बना दिया। पैदल सेना, घुड़सवारों और हाथियों की एक विशाल फौज के दम पर हर्ष ने पंजाब से लेकर बंगाल तक अपना परचम लहराया और गौड़ शासक शशांक जैसे बेहद शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दी। लेकिन हर विजय रथ कहीं ना कहीं तो रुकता ही है ना? उत्तर में तो हर्ष का कोई सानी नहीं था, लेकिन दक्षिण की तरफ बढ़ते ही उनका सामना चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। नर्मदा नदी के तट पर मिली इस हार ने एक बात तय कर दी कि नर्मदा नदी ही हर्ष के साम्राज्य की पक्की और आखिरी दक्षिणी सीमा रहेगी। भाग 3, सामंतवाद के बीज और प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण। अब जरा रुक कर समझते हैं कि इस साम्राज्य के अंदर आखिर चल क्या रहा था। यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि कैसे हर्ष का प्रशासन गुप्त काल वाले उस सख्त सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से अलग होता जा रहा था। ये डेटा काफी कुछ बयां करता है। उस समय की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर ही टिकी थी। राज्य किसानों से उनकी उपज का लगभग छठा हिस्सा यानी करीब 17% टैक्स के रूप में लेता था। गुप्त काल में जो व्यापार और शहर फल फूल रहे थे वो अब कम होने लगे थे और पूरा फोकस खेती की तरफ शिफ्ट हो गया था। अब आता है वो शब्द जिसने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी, सामंत। हुआ ये कि हर्ष के दौर में ब्राह्मणों, धार्मिक संस्थानों और राज्य के बड़े अधिकारियों को जमीनें दान में देने का चलन बहुत बढ़ गया और इन जमीनों के साथ इन सामंतों को बेहिसाब ताकत भी मिल गई। वे प्रशासन में इतने प्रभावशाली हो गए कि यहीं से केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़नी शुरू हो गई। अगर हम गुप्त काल और हर्ष के साम्राज्य को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ समझ आता है। गुप्त काल में एक बहुत ही मजबूत नौकरशाही थी और व्यापार चरम पर था। वहीं दूसरी तरफ हर्ष का शासन एक अर्ध सामंती राज्य बन चुका था, जहां खेती ही सब कुछ थी और पावर धीरे धीरे केंद्र से खिसककर सामंतों के पास जा रही थी। भाग 4, एक स्वर्णिम सांस्कृतिक युग, प्रत्यक्षदर्शियों का विवरण। इन सब प्रशासनिक बदलावों के बीच कला और संस्कृति का एक बेहद सुनहरा दौर भी चल रहा था और खुशकिस्मती से इस दौर की कहानी बताने के लिए हमारे पास कई विदेशी यात्रियों और कवियों के आंखों देखे हाल मौजूद हैं।
और इस दौर को हम इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हैं? चीनी यात्री हुएनसांग की बदौलत। ये भारत में कई सालों तक रहे और हर्ष के राजकाज को अपनी आंखों से देखा। उनके लिखे हुए दस्तावेज हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि हर्ष ने उस समय चीन के सम्राट के साथ बहुत ही मजबूत और दोस्ताना कूटनीतिक रिश्ते बना रखे थे। हुएनसांग की डायरी से हमें उस समय के आम जनजीवन की बड़ी सटीक तस्वीर मिलती है। वो बताते हैं कि प्रशासन बहुत चुस्त था और अपराधों के लिए सजाएं काफी हल्की हुआ करती थीं। समाज में जाति व्यवस्था बहुत सख्त थी, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर थे। भारत के कुछ हिस्सों में शाकाहार बहुत आम था। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाएं समाज में गहराई तक मौजूद थीं। धर्म को लेकर हर्ष का नजरिया बहुत ही खुला था। शुरुआत में वो शिव के भक्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने महायान बौद्ध धर्म की ओर अपना रुख किया। उन्होंने कन्नौज में एक बहुत ही भव्य बौद्ध सभा करवाई थी और प्रयाग की सभा तो अद्भुत थी। हर 5 साल में वो वहां इकट्ठा होते और अपनी बेहिसाब दौलत गरीबों में बांट देते थे। इसके अलावा दुनिया भर में मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी को भी उनका पूरा संरक्षण और वित्तीय समर्थन हासिल था। एक और कमाल की बात, हर्ष सिर्फ कला को सपोर्ट ही नहीं करते थे, बल्कि वो खुद भी एक बेहतरीन नाटककार थे। उनके दरबार में बाण भट्ट जैसे महान कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी जैसी ऐतिहासिक रचनाएं लिखीं। लेकिन हर्ष ने खुद नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे शानदार संस्कृत नाटक लिखे। ये संस्कृत साहित्य के लिए सच में एक बहुत ही समृद्ध काल था। भाग 5, पतन और ऐतिहासिक विरासत, साम्राज्य का बिखरना। हर महान कहानी का एक अंत भी होता है और अब हम उसी आखिरी पड़ाव पर हैं। 647 ईस्वी में ये पूरा का पूरा विशाल साम्राज्य अचानक ही ढह गया। हुआ कुछ यूं कि 647 ईस्वी में हर्ष की मौत हो गई और क्योंकि उनका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। असल में ये पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हर्ष के व्यक्तिगत करिश्मे पर टिका था। उनके जाते ही उन सामंतों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, जिन्हें उन्होंने ही जमीनें दी थीं। पूरा उत्तर भारत फिर से टुकड़ों में बंट गया, जिसने आगे चलकर एक बड़े त्रिपक्षीय संघर्ष और राजपूतों के उदय का रास्ता साफ किया। लेकिन इतनी जल्दी बिखरने के बावजूद हर्ष की विरासत को भुलाया नहीं जा सकता। दिल्ली सल्तनत के आने से पहले वो उत्तर भारत को एक धागे में पिरोने वाले आखिरी बड़े राजा थे। उनका युग प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बीच एक बहुत ही अहम पुल का काम करता है। उन्होंने न सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और चीन के साथ बेहतरीन कूटनीतिक रिश्ते बनाए, बल्कि कला और संस्कृति को वो मुकाम दिया जो इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। हर्ष का साम्राज्य विशाल था, ताकतवर था और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत आगे था, लेकिन क्या वो वाकई लंबे समय तक टिकने के लिए बना था? अगर एक इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ एक अकेले इंसान के करिश्मे और ऊर्जा पर टिका हो, तो उसका बिखरना शायद पहले से ही तय था। इतिहास हमेशा ऐसी व्यवस्थाओं की स्थिरता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।